हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा। आवर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। मतलब इसमें हमें खुदाई में जो भी अवशेष मिले हैं उसमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसमें कुछ भी हमें लिखा हुआ प्राप्त हुआ हो। मतलब इस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। पाषाण काल ये पाषाण काल भी प्रागैतिहासिक काल का ही एक हिस्सा है। पाषाण काल में हमें कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे हमें लिपि के विकास के कुछ भी अवशेष मिलते हों। पाषाण काल को हम लोग इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस समय पत्थरों का उपयोग होता था। पत्थरों के इस व्यापक उपयोग के कारण ही इस काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार पत्थरों का इस्तेमाल होता था और जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, उस हिसाब से पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया है। ये 3 भाग हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें जो सबसे पहला भाग है वो है पूरा पाषाण काल। ये सबसे बड़ा काल था जिसमें मनुष्य ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। पत्थर के भोथरे हथियार और भारी औजारों का इस्तेमाल होता था। इसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये काल 2,50,000 साल से 10,000 ईसा पूर्व तक था। 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इस काल का विस्तार माना जाता है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। यहाँ पर मनुष्य ने थोड़ा सा विकास किया और इसमें काफ़ी हद तक औजारों में भी और सभ्यता और संस्कृति में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। इस काल को बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का विस्तार 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मध्य पाषाण काल के बाद आया। इसमें मनुष्य ने काफ़ी विकास कर लिया था। सभ्यता और संस्कृति का भी काफ़ी विकास हो चुका था। इसका विस्तार 4,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। किंतु कुछ कुछ जगहों पर खुदाई में ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि नवपाषाण काल के हैं और वो 7,000 साल पुराने हैं। इसलिए इन अवशेषों की वजह से कुछ कुछ इतिहासकार नवपाषाण काल का विस्तार 7,000 ईसा पूर्व से भी मानते हैं। इस नवपाषाण काल में एक और समय जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ताम्रपाषाण युग। ये ताम्रपाषाण युग वो युग था जिसमें मनुष्य ने अपने द्वारा पहली बार किसी धातु का इस्तेमाल किया था। इसलिए इस युग को धातु युग की शुरुआत भी बोलते हैं। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु थी तांबा। ताम्रपाषाण युग की शुरुआत लगभग 2,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। अब आएंगे पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पाषाण काल का सबसे पहला हिस्सा है। ये पाषाण काल का सबसे पहला भाग है जिसमें पूरी तरह से पत्थरों का ही उपयोग होता था और इस समय बहुत ही ठंड होती थी। पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढकी हुई थी और इसलिए इस काल को आइस एज या प्रचंड शीत का काल भी कहा जाता है। इस समय मनुष्य जो है एक आखेटक या संग्राहक के रूप में कार्य करता था। मतलब कि उनके पास कोई और जीविका का साधन नहीं था। वो सिर्फ जानवरों का शिकार करते थे और वनों से फल वगैरह चुनकर और लकड़ियाँ वगैरह लेकर उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। इसी काल में आग का आविष्कार हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आग शुरू से नहीं थी। आग का आविष्कार आग थी, लेकिन आग का आविष्कार मनुष्य को पता नहीं था कि आग जैसी कोई चीज़ होती है। उन्होंने जंगलों में जब आग लगते हुए देखा कि पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो जंगलों में आग लग जाती है। तो इन पत्थर टकराने से जो जंगलों में आग लग जाती है, इस चीज़ को देखकर उन्होंने आग का आविष्कार किया। इस प्रकार वो पहले जो कच्चा मांस खाते थे वो आग में मांस को भूनकर या उसे पकाकर खाने लगे। अब आती है हथियारों की बात। तो उनके हथियार जैसे कि यहाँ पे हम जान पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से पाषाण काल है। पाषाण काल है, इसका मतलब कि हथियार भी उनके पत्थर के ही होंगे। तो वो मुख्यतः पत्थर के हथियार इस्तेमाल करते थे और हड्डियाँ या लकड़ी की टहनियों का भी उपयोग करते थे। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि उनके हथियार कैसे होते थे। काफ़ी भोथरे और बहुत ही भारी बड़े हथियार इसका इस्तेमाल ये करते थे। इसी समय इन लोगों ने समूह में रहना सीखा, क्योंकि ये लोग शिकार करने जाते थे तो ये चीज़ इन्हें समझ में आई कि अगर हम समूह में जाएंगे तो हम शिकार आसानी से कर पाएंगे। इसलिए इसी समय में इन्होंने समूह में रहना भी सीखा। इस पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई कुछ पुरातात्विक स्थल है जहाँ पे खुदाई करने से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। उनमें मुख्य है बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है।
नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है, सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान में है, तुंगभद्रा घाटी जो कि कर्नाटक में है और गोदावरी घाटी जो कि महाराष्ट्र में है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं ऐसी गुफाएं हैं जिसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तीनों के ही साक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त हुए हैं। तो इन तीनों ही कालों के साक्ष्य एक ही जगह पर प्राप्त होने के कारण ये भीमबेटका की गुफा और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस गुफा के चित्र बहुत ही मशहूर हैं। पुरापाषाण काल में मुख्य औजार क्वार्ट्जाइट पत्थर के बने हुए होते थे। इसके अलावा इसमें जो मुख्य हथियार होता था इनका वो था हस्त कुल्हाड़ी। ये हस्त कुल्हाड़ी हथियार था जो मनुष्य ने पहली बार इस्तेमाल किया था। मनुष्य ने पहली बार जिस हथियार का इस्तेमाल किया था वो थी हस्त कुल्हाड़ी। इसके अलावा खड़ग या चॉपर वगैरह और भी बहुत सारे हथियारों का वो इस्तेमाल करते थे। आप यहाँ देख पा रहे हैं उनके हथियार कितने भूथरे होते थे। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा पाषाण काल के बाद का समय है। ठीक है, इसको हम लोग मीजोलिथिक एज इंग्लिश में बोलते हैं। इस समय मनुष्य ने जो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया था, उस आग का व्यापक प्रयोग इस काल में शुरू हुआ। पूरा पाषाण काल की तुलना में इनके जो हथियार थे यहाँ पे थोड़े डेवलप हो चुके थे। ये हथियार पहले की अपेक्षा हल्के थे, नुकीले थे, इसलिए इनको लघु पाषाण या माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। लघु पाषाण या माइक्रोलिथ शब्द इनके इन्हीं छोटे और धारदार हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस समय भी ये आखेटक यानी कि शिकार करने का काम करते थे, लेकिन इस समय इनके हथियार थोड़े डेवलप हो चुके थे, थोड़े व्यवस्थित हो चुके थे। इसके अलावा इन लोगों ने एक नया काम शुरू किया था जो थे पशुपालन। ये जब जानवरों को शिकार करके लाते थे तो उसमें से कुछ जानवर इन्होंने देखा कि वो दूध देते हैं, तो दूध और मांस की वजह से इन लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। इस प्रकार इनका सबसे पहला पालतू पशु था कुत्ता। इसी समय में मीजोलिथिक एज में ही माना जाता है कि मातृ देवी की उपासना इन लोगों ने शुरू की थी और शवाधान की पद्धति भी उसी समय चालू की गई थी। इसका मतलब कि रिलीजियस व्यू, इन लोगों की एक धार्मिक विचारधारा जो है ये मध्य पाषाण काल में ही थोड़ी थोड़ी डेवलप होनी शुरू हो गई थी। अब इस मध्य पाषाण काल से जुड़े जो मुख्य पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें जो मुख्य है वो है बागेर राजस्थान का और आदमगढ़ मध्य प्रदेश का। इन दोनों ही स्थानों से हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में इन लोगों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो अन्य मुख्य स्थल हैं वो है सराय नाहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश का, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये तीनों ही पाषाण काल के तीनों ही चरणों की साक्ष्य इस जगह पे मिले हैं। यहाँ पे टोटल 500 गुफाएं हैं जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र अंकित किए हुए हैं और अपनी कलाकारी के लिए ये भीमबेटका की गुफा बहुत ही मशहूर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की दामोदर घाटी, यहाँ पर भी मध्य पाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिले हैं। उस समय के औजार पहले से काफ़ी विकसित हो चुके थे। तीर कमान का आविष्कार मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। पहले ये लोग तीर कमान का इस्तेमाल नहीं करते थे, मध्य पाषाण काल में ही इन्होंने तीर कमान का आविष्कार किया। इनके औजार नुकीले थे, त्रिकोण होते थे और ब्लेड की जैसी धार भी होती थी, वो ब्लेड्स का भी इस्तेमाल करते थे औजार के रूप में। अब आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल जैसा कि आपको देखने से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि वो पूर्व पाषाण काल मतलब और पहले का समय, उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था। उसके बाद मध्य पाषाण काल जिसमें उन लोगों ने अपने आप को थोड़ा बहुत और डेवलप किया। उसके बाद उन लोग जो है नवपाषाण काल में आए। नवपाषाण काल में आदि मानव ने काफ़ी नई चीज़ों का आविष्कार किया और उनका जीवन काफ़ी व्यवस्थित हो गया। नवपाषाण काल का सबसे अभी जो हमें लेटेस्ट साक्ष्य मिला है वो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान का, जो कि 7000 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। इसलिए नवपाषाण काल के समय को 7000 ईसा पूर्व पुराना कहीं कहीं पर कुछ कुछ इतिहासकारों ने माना है। इस काल की मुख्य विशेषता क्या थी? नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता थी कि इस समय पशुपालन काफ़ी व्यापक रूप से होने लगा था। कृषि इन लोगों का जो है, इन लोगों ने कृषि को अपना लिया था, कृषि पूरी इन लोगों ने करना सीख लिया था। नवपाषाण काल में ये लोग कृषि करते थे, जबकि पहले के समय में ये
पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में इन लोगों ने कृषि करना नहीं सीखा था, लेकिन नव पाषाण काल में इन लोगों ने कृषि करना सीखा। और कृषि के साथ साथ ही इन लोगों ने एक अस्थायी जीवन यापन करना सीख लिया। मतलब ये लोग घर बनाकर एक जगह पर रहते थे, खेती करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, और इस तरह से उनका जीवन काफ़ी स्थायी हो चुका था, काफ़ी अस्थायित्व आ चुका था। इसी समय में इन्होंने चक्के का आविष्कार किया था। इन्होंने चक्र का आविष्कार किया था इसी समय में, जिससे कि आज हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो भी चल रही हैं, बिना चक्र के तो आज दुनिया चल ही नहीं सकती है। तो इस चक्र का आविष्कार नवपाषाण काल में ही आदि मानव ने किया था, चक्र या पहिए का आविष्कार। इसके अलावा इसका अगला जो फीचर है ये है कि इन लोगों ने गुफाओं में पहले ये लोग रहा करते थे, लेकिन इस नवपाषाण काल में इन लोगों ने गुफाओं से बाहर निकलकर अपने खुद की झोपड़ियाँ या घर बनाना, इन्होंने बाहर निवास करना शुरू कर दिया। और ये पहाड़ियों से दूर आ गए, पहाड़ियों से बहुत दूर नहीं आए, लेकिन कुछ हद तक ये लोग मैदानी भाग में आए, क्योंकि उस समय ये कृषि करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। तो जहाँ इन्हें कृषि योग्य भूमि मिली वो वहाँ आना शुरू कर दिए। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी इनके पुरातात्विक स्थल हैं वो या तो किसी नदी की घाटी में है या किसी पर्वत के इलाके में है, क्योंकि वो वहाँ पे गुफाओं में वो लोग रहा करते थे। तो गुफाओं से दूर हटकर इन्होंने बाहर में अपना निवास बनाया, लेकिन फिर भी ये पहाड़ियों को छोड़कर बहुत दूर तक नहीं गए। उस समय इन्होंने पका हुआ भोजन ग्रहण करना शुरू किया, जबकि ये पहले सिर्फ मांस खाते थे, लेकिन अब इन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया तो इन्होंने पका हुआ भोजन भी खाना शुरू कर दिया। उस समय मिट्टी के ये लोग बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन जिन्हें हम मृद भांड भी कहते हैं, वो काफ़ी सुंदर होते थे और इनमें वो लोग अपनी कलाकृति भी किया करते थे। इसके अलावा इनके औजार इस समय में नियोलिथिक एज में काफ़ी पॉलिश हो चुके थे और पत्थर की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल ये लोग करते थे। और जैसे ही कृषि का विकास हुआ, ये लोग अस्थायी जीवन बिताने लगे, घर बनाकर रहने लगे, पका हुआ भोजन खाने लगे। तो इसके साथ ही इन लोगों में एक समुदाय की भावना विकसित हुई और एक ग्राम समुदाय का विकास हुआ। तो जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि जो ग्राम सभाएं वगैरह जो भी है, ये शुरुआत उन्होंने नवपाषाण काल में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। तो नवपाषाण काल से जुड़े हुए मुख्य पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं? इसमें जो सबसे मुख्य है वो है बुर्जहोम या गुफाकार का स्थान, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो बुर्जहोम और गुफकरल में जो साक्ष्य मिले हैं उसमें मुख्य है वो है गर्तावास। गर्तावास मतलब ज़मीन में गड्ढे बनाकर रहना। ये लोग पिट ड्वेलिंग करके वहाँ पे पिट में रहते थे ये लोग, इसलिए इस गर्तवास के साक्ष्य बुर्जहोम के गुफकराल में मिले हैं, बुर्जहोम और गुफकराल में मिले हैं। इसके अलावा नवपाषाण काल का जो अगला साक्ष्य मिला है वो है मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान, जो कि पहले ही बताया गया है। यहाँ पे गेहूं और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो नवपाषाण काल के लिए मुख्य पुरातात्विक स्थल में कोल्डी हवा का भी स्थान महत्वपूर्ण है। कोल्डी हवा प्रयागराज में बेलन घाटी में है। यहाँ पे चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो कि लगभग 6000 ईसा पूर्व के माने जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार के चिरांद में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, उत्तर कचार पहाड़ियाँ असम की, गारो पहाड़ियाँ मेघालय की और भीमबेटका की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश की, ये नवपाषाण काल के मुख्य पुरातात्विक स्थल हैं। अब भीमबेटका की गुफाएं देखिए, यहाँ भी है, जैसा कि यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले आदि मानव ने जिस अनाज का उपयोग करना शुरू किया था या जिस अनाज की उन लोगों ने खेती की थी वो था जौ। तो उन्होंने सबसे पहले जौ की खेती की। अब हम आते हैं नवपाषाण काल के बाद, जो नवपाषाण काल का ही इसे एक हिस्सा बोलेंगे, ये है ताम्रपाषाण काल। मतलब कि जब आदि मानव तांबे से मतलब कि एक धातु से परिचित हो चुके थे, इसे हम बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। ये धातु था तांबा, मतलब वो लोग सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग उन लोगों ने सीखा था वो था तांबा। इस काल की मुख्य विशेषता क्या थी कि ये पहली बात तो ये नवपाषाण काल का अंतिम भाग था। मतलब नवपाषाण काल जब
ख़त्म होने वाला था और धातु युग शुरू होने वाला था, उस समय के जो बीच के काल को हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इस समय जो मुख्य धातु का उपयोग जो वो करते थे वो थी तांबा और कांसा, और उसमें सबसे प्रथम धातु जिसका इन्होंने उपयोग किया था वो थी तांबा। इस समय इनके मृद भांड और भी सुंदर हो चुके थे। इनको वो विशेष रंगों से उस पर चित्रकारी करते थे, उस पर डिज़ाइंस करते थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी सुंदर डिज़ाइन की हुई है। इसके अलावा इस समय कृषि काफ़ी विकसित हो चुकी थी। लोग धार्मिक विश्वासों का उदय हो चुका था। पूजा पाठ वगैरह ये सब शुरू हो चुके थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, माता देवी की पूजा इन लोगों ने पहले ही शुरू कर दी थी। इसके अलावा अब जो है ये पहले क्या करते थे कि ये लोग बस घर बना के खेतों के आसपास रहते थे। अब क्या हुआ, अब ये लोग बस्तियों में रहने लगे। बस्ती वो भी किलेबंद बस्तियों में ये लोग रहने लगे। तो इस तरह के साक्ष्य जो है, ये ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य हमें किन किन क्षेत्रों में मिलते हैं, तो ताम्रयुगीन संस्कृति के साक्ष्य हमें मिलते हैं। अहर संस्कृति जो कि उदयपुर राजस्थान से प्राप्त होते हैं इसके साक्ष्य। गणेश्वर संस्कृति जिसके साक्ष्य हमें सीकर राजस्थान से प्राप्त होते हैं। जोरवे और इनाम गांव में महाराष्ट्र में हमें ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। दाइमाबाद जो कि प्रवर नदी की घाटी में है, यहाँ पे भी हमें ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा मालवा संस्कृति जो कि पश्चिम मध्य प्रदेश में विकसित हुई थी, नर्मदा घाटी में, यहाँ पर भी हमें ताम्र पाषाण काल के व्यापक रूप में साक्ष्य मिलते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। तो आज का क्विज़ देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग इसको आंसर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ। मेरा पहला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? मतलब आग का आविष्कार आदि मानव ने किस काल में किया था? दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पाषाण काल के तीनों चरणों के साक्ष्य मिले हैं, उस जगह का नाम बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था, मतलब उसका मुख्य काम क्या था, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे। चौथा क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु कौन था। हमारा छठवां क्वेश्चन है कि किस जगह में हमें धान के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और सातवां क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अनाज कौन सा था। और हमारा आठवां क्वेश्चन है, आदि मानव का पहला हथियार क्या था। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कितने स्कोर मिले हैं। अब देखते हैं कल मैंने जो क्विज़ दिया था उसके आंसर्स क्या हैं। पहला क्वेश्चन था, हिस्ट्री शब्द जो कि किस भाषा के से आया है और हिस्ट्री शब्द किस भाषा से आया है और इसका अर्थ क्या है, किस भाषा के किस शब्द से आया और इसका अर्थ क्या है। तो हिस्ट्री शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है खोज या छानबीन करके प्राप्त हुआ ज्ञान। दूसरा क्वेश्चन था, इतिहास का जनक किस देश के कौन से इतिहासकार को कहा जाता है। तो इतिहास का जनक ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस को कहा जाता है। ईसा के जन्म के पहले के समय को किस नाम से जानते हैं हम, तो ईसा पूर्व। पाषाण काल कौन से काल से संबंधित है, तो प्रागैतिहासिक काल से। आदि इतिहास का उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इस समय जो साक्ष्य मिले हैं हमें लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो एक पिक्टोग्राफिक लिपि थी। इस पिक्टोग्राफिक लिपि को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो आंसर होगा बस्टोफेडन। थैंक यू सो मच मेरा लेक्चर इतने ध्यान से सुनने के लिए। मैं इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। और बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने इसे क्यों डिसलाइक किया। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।